हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपी टेट के लिए यूपी टेट 2021 का ईवीएस का पेपर। दोस्तों इसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट परीक्षा 2021 पर्यावरणीय अध्ययन कक्षा 1 से 5 पुनर्परीक्षा वाला। दोस्तों ये 2021 में पुनर्परीक्षा हुई थी, उसका ये ईवीएस का पेपर है। दोस्तों ये एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी 2022 को। तो इसमें हम करने वाले हैं व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को हम करने वाले हैं 2 पार्टों में, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो इसमें हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन दोस्तों। और आप 15 में से आपका कितना स्कोर हुआ दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, द पोलर स्टार इज ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है ऑप्शन ए पूर्वी तारे को, ऑप्शन बी दक्षिण तारे को, सी उत्तरी तारे को, डी पश्चिमी तारे को। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी तारे को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर दिशा की ओर स्थिर रहता है। जो देखने पर जो सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है उसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है और क्या कहते हैं, इसको चमकता तारा भी दोस्तों कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पोलर स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1981 ईस्वी, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी, सी 1972, डी 1985। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है 1973 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। यह है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 ईस्वी में किया गया। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की गई। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है जो कि वन्य जीव अधिनियम 1972 2006 में संशोधित के तहत कार्य करता है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी और तब से यहाँ पर कई लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत लिया गया था। यह दलदली हिरण और दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। काला हिरण कृष्ण मृग भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं, जबकि तमिलनाडु में वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमले राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है।
तमिलनाडु में दोस्तों कौन कौन से उद्यान हैं? तमिलनाडु में वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल में सुंदर राष्ट्रीय उद्यान तथा गुजरात में गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, ऑप्शन बी हिंदू व मुस्लिम के मध्य, ऑप्शन सी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, ऑप्शन डी नरम दल व गरम दल के मध्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष AC मजूमदार थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान में, डी बिहार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। दोस्तों गधों के बारे में पूछा है, गधे कहाँ पे हैं? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन ए श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, बी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, सी चट्टानों की शक्ति मापन, डी इनमें से ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ऑप्शन ए 21 मई 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 13 जनवरी 1949, 13 नवंबर 1949। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 दोस्तों राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित है। इसके गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है, जिसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष थे इसके पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया था। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, जिसे सन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। सन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायो मैग्नीफिकेशन है। ऑप्शन ए कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, बी है जीव के आकार में वृद्धि, सी है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, और दोस्तों डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है।
निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए कवक, बी मृदा, सी प्रोटीन और डी फास्फोरस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवक या फंजाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कवक या फंजाई। दोस्तों इसमें पूछा है अजैविक का दोस्तों मतलब होता है जिसमें कोई जीवन नहीं होता, जान नहीं होती। दोस्तों जैसे कि मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस कैसे हैं, ये निर्जीव वस्तुएं हैं दोस्तों। कवक कैसा है? सजीव। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं व्याख्या, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण हैं अजैविक घटक के दोस्तों मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी सिडनी में, सी न्यूयॉर्क में, डी नागासाकी में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एम्स्टर्डम में। दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं हम। यह व्याख्या इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की व्याख्या है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। यह संगठन वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, परमाणु विरोधी मुद्दों, वाणिज्यिक व्हेलिंग, ओवरफिशिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुद्दों पर केंद्रित है। ग्रीन पीस के 55 से अधिक देशों में कार्यालय है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विश्वव्यापी संगठन निकाय निम्न हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके निकाय कौन कौन से हैं। यह निकाय और स्थापना दे रखी है, कब स्थापित किए गए थे। विश्व प्रकृति संगठन WNO 2014 में स्थापना की गई थी दोस्तों। 2014 में स्थापना की गई थी इसकी। दूसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP 1972 में स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN 1948 में स्थापना की गई थी। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल IPCC 1988 में स्थापित हुआ था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF 1991 में स्थापित हुआ था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ऑप्शन ए रेन शैडो प्रभाव है, ऑप्शन बी उच्च
तुंगता प्रभाव है, ऑप्शन सी निम्न ताप प्रभाव है, ऑप्शन डी दाब प्रभाव है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेन शेडो प्रभाव है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेन शेडो प्रभाव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रेन शेडो प्रभाव के कारण शुष्क हैं। इन वनों में वार्षिक वर्षा 900 से 1500 mm तक होती है और वर्षा मुख्य रूप से जून से सितंबर के महीनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार का पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली 3 प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित बड़ी संख्या में 12मासी नदियों का उद्गम स्थल है। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित दर्रे भी स्थित हैं, जो इस प्रकार हैं। पश्चिमी घाट के दोस्तों दर्रे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे, यह दर्रा और जोड़ता कौन किसे जोड़ता है? थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। और यह सैनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम व मदुरई को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, बी 1962 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1975 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 1972 ईस्वी में। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। दोस्तों प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ऑप्शन ए सौर स्थिरांक, बी सौर ऊर्जा, सी सौर ताप, डी ऊष्मा बजट। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी और डी है USSR। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी USSR। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, यह व्याख्या इसकी क्वेश्चन नंबर 15 की मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान USSR रूस से लिया गया है, जबकि USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता तथा जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ लिया गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट रहने देते हैं। 15 से आगे दोस्तों 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें
वीडियो को शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर दोस्तों नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना, मैं दोस्तों मैराथन दोस्तों लाने की सोच रहा हूं। आप मुझे कमेंट में बताना, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मैं मैराथन पेपर से लगभग 10 से 12 दिन पहले दोस्तों आपको मैराथन उपलब्ध करा देता हूं। मुझे दोस्तों सपोर्ट करना। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।